तो बच्चों आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए इनिशियली मैं आपको एक बात बताता हूँ कि केमिस्ट्री में मोटे तौर पे कितने टाइप का बॉन्डिंग होता है। सबसे पहले जो बॉन्डिंग हम कंसीडर करते हैं दैट इज आयनिक बॉन्ड। उसके बाद हमारे पास आता है कोवलेंट बॉन्ड, आफ्टर दैट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है बेटा कि कोवलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की स्ट्रेंथ बिल्कुल सेम है। उसके बाद हमारे पास आता है कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड, देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और सबसे वीक फोर्स आती है हमारे पास वंडर वाल फोर्स। बेसिकली बेटा केमिस्ट्री ना इन फोर्सेस के ऊपर राउंड अबाउट घूमती है। तो एक बार ये फोर्सेस नोट कीजिए। बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखते हैं बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, कैसे है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या इसकी इंपैक्ट है केमिस्ट्री में। तो द वर्ड इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले समझिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस केस में एप्लीकेबल होती है। कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ये तो क्लियर है कि यू हैव टू हैव हाइड्रोजन। आपके पास हाइड्रोजन तो होना ही होना चाहिए। नंबर 2, इट मस्ट बी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। ये तीन अगर आपके पास एलिमेंट है along with हाइड्रोजन then there is a tendency of हाइड्रोजन। तो पहली बात हाइड्रोजन को होना जरूरी है। हाइड्रोजन किससे अटैच होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। मैं आपको बना के दिखाऊंगा सारी चीजें, और वो भी कौन से? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। और उस हाइड्रोजन को जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है वो भी इन्हीं में से एक होना चाहिए, तभी जाके हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन। तो पहली कंडीशन क्या है फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड? देयर मस्ट बी अ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज ONF, और यू कैन राइट देम एज FON4। आप इसको फोन की फॉर्म में रखो, ठीक है। अब दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं दे हैव स्मॉल साइज। इनका साइज छोटा होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। हमारे पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है क्लोरीन, और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है हमारे पास नाइट्रोजन। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। बट इफ वी आर लुकिंग फॉर क्लोरीन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। क्लोरीन although its electronegativity is equal to nitrogen but unable to form hydrogen bond। उसका रीजन ये है बेटा कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आपके पास कम है लेकिन इसका साइज बहुत बड़ा है। साइज इज लार्ज, एंड ड्यू टू लार्ज साइज इसकी जो बॉन्डिंग होती है, इंपैक्ट होता है अट्रैक्शन का, वो वीक हो। तो हमेशा याद रखिएगा Cl जो है, क्लोरीन जो है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बावजूद भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनता, ठीक है। अब बनती कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक बार क्वेश्चन। देखिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF, दैट इज नोन एज हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ठीक है जी। जब ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड दूसरे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के नजदीक आता है, तो अब देखिए फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, सो देयर विल बी अ स्लाइट नेगेटिव, देयर विल बी अ स्लाइट पॉजिटिव। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बेटा दूसरे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के नजदीक आता है तो हम उसे बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ चार्ज, और वी कैन से डाइपोल जनरेट। सिमिलर चार्ज यहां भी जनरेट होगा आपके पास इस तरीके से। सो नाउ ये जो अट्रैक्शन होगा बिटवीन फ्लोरीन ऑफ वन HF एंड हाइड्रोजन ऑफ
दिस इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड, इसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बिटवीन टू HF मॉलिक्यूल्स, दो HF मॉलिक्यूल्स के बीच। एक एग्जांपल और समझाता हूं आपको, वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, पहले एक बार आप HF को नोट कीजिए अच्छे से। वो बॉडी होती है हमारी हाइड्रोजन बॉडी। अब वाटर मॉलिक्यूल में देखिए एक बार, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल लिया है। नाउ वी हैव टू वाटर मॉलिक्यूल्स, बट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस तरीके से हुआ। और यहां भी हाइड्रोजन विल गेट स्लाइड पॉजिटिव, ऑक्सीजन विल गेट स्लाइड नेगेटिव। अब एक और कंडीशन स्टडी करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्या बेटा जी, कि हाइड्रोजन होना चाहिए नंबर 1, हाइड्रोजन मस्ट बी अटैच्ड टू वन ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। उन तीनों में से एक एलिमेंट से अटैच हो, कंडीशन पूरी है। और जिसके साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे वो भी फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से हो, ये आपको ध्यान रखना है। यानी खुद भी फोन से अटैच हो और बॉन्डिंग के दौरान भी फोन में से ही एक एलिमेंट हो, तब जो बॉन्डिंग क्रिएट होगी, ये वाली जो बॉन्डिंग है बेटा, या फिर ये वाली बॉन्डिंग, दोनों ही बॉन्डिंग, these are considered to be hydrogen bond। ये होता है। कई बार डाउट होता है, मैं एक केस दिखाता हूं जहां प्रोबेबली आपको लगेगा हाइड्रोजन बॉन्ड है पर नहीं होता है। देखिए कैसे, मान लीजिए मेरे पास मीथेन है, इफ आई हैव मीथेन, अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल के इसके नजदीक ले आता हूं इस तरीके से, मीथेन एंड वाटर मॉलिक्यूल, मीथेन इज ए गैस, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास। अभी क्या समझिएगा बेटा, अब हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी है, बट हाइड्रोजन इज नॉट एसोसिएटेड विद फोर, ना तो फ्लोरीन है, ना ऑक्सीजन है और ना नाइट्रोजन है। तो अब यहां पर ऐसा कोई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए कंडीशन को समझिए, हाइड्रोजन अपने यानी कि कोवलेंट बॉन्ड से ही, ये कोवलेंट बॉन्ड है, ऑक्सीजन फ्लोरीन या नाइट्रोजन से अटैच हो, यानी कि यहां होने चाहिए, और जिसके साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए वो भी FO या N में से होना चाहिए, तभी जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होती है। इस केस में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, ये आपको ध्यान रखना। यहां हो सकती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां हो सकती है। आगे बात समझ में? चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं बेटा, जिसमें हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को स्टडी करेंगे। That is the example of ammonia। अमोनिया की अगर हम शेप बनाएंगे बेटा तो पिरामिडल शेप बनती है अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न, समथिंग लाइक दिस। तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। आप इसे ऐसे करके बनाए, ऐसे करके बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मान लीजिए मेरा दूसरा अमोनिया है, H H H, स्लाइड पॉजिटिव, स्लाइड पॉजिटिव, स्लाइड पॉजिटिव, स्लाइड नेगेटिव। अब कंडीशन चेक करते हैं। मान लीजिए मैं इस केस को स्टडी करना चाह रहा हूं, तो क्या ये हाइड्रोजन FON से अटैच है? यस, एनी वन ऑफ देम नाइट्रोजन से अटैच है। और क्या ये जिससे बॉन्ड बनाना चाह रहा है वो भी FON में से है? यस। तो इट मींस यहां हमारी जो कंडीशन है फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फुलफिल होती है बेटा, एंड दिस बॉन्ड विल बी ऑफ हाइड्रोजन। ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, अभी तक जो हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोगों ने बनाए थे वो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में बनाए थे, फॉर एग्जांपल HF, H2O और अमोनिया। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी जनरेट हो सकते हैं। कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आई हैव अमोनिया और मैं इसे वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, ये मेरे पास वाटर है। तो अभी नाइट्रोजन क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, स्लाइड नेगेटिव, स्लाइड पॉजिटिव, स्लाइड पॉजिटिव, स्लाइड पॉजिटिव। ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव, स्लाइड पॉजिटिव एंड स्लाइड पॉजिटिव। तो अब इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन की बॉन्डिंग में हम पहले सारी सिचुएशन देखेंगे कि हमारी सिचुएशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही। पहली बात, क्या ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फ्लोरीन से अटैच है? तो अवर आंसर इज यस। दूसरी बात, ये जिससे बॉन्ड बनाना चाह रहा है वो भी FON में से एक है, तो यहां भी हमारा जवाब आएगा यस। इट मींस
Now this hydrogen and oxygen can lead to the formation of a bond that is known as hydrogen bond. उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड can between two similar molecules or can between two different, और इसी वजह से इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ही वजह से बेटा अमोनिया गैस पानी में डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन मीथेन जो कि अभी हमने बना के देखी थी वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होती है। तो सोल्युबिलिटी का जो कांसेप्ट होता है ना वाटर में सोल्युबिलिटी का, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बहुत ज्यादा एसोसिएटेड होता है, क्योंकि जो जो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा पानी के साथ वो डिसॉल्व हो जाएगा, और जो नहीं बना पाएगा उसको डिसॉल्व होने में प्रॉब्लम होगी। एटलीस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से तो डिसॉल्व नहीं, और कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, मगर बेसिक जो आपका फैक्टर है दैट इज हाइड्रोजन। ठीक है जी, तो ये तो हमारी कंडीशंस थी बेटा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब किस सिचुएशन में एप्लीकेबल। तो चलिए आगे देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके प्रभाव क्या क्या है। तो लोअर क्लासेस से हम एक क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं बेटा, जो आप लोगों ने सुना भी होगा, एंड द क्वेश्चन इज व्हाई आइस फ्लोट्स ओवर वाटर। बर्फ जो है वो पानी पे तैरती क्यों? देखिए बर्फ आइस की अगर हम बात करें तो मोटे तौर पर वो एक सॉलिड कंपोनेंट है और वाटर इज अ लिक्विड। स्टिल अगर आप एक बड़ा मतलब टब लेते हैं, उसमें पानी है और उसमें बर्फ की सिल्ली डाल दें हैवी, तो भी वो फ्लोट कर जाता है। ये बात आपने नोटिस की होगी अपने नॉर्मल लाइफ के एक्सपीरियंसेस में। तो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई आइस फ्लोट्स ओवर वाटर। जनरली हम क्या सोचते हैं कि आइस इज सॉलिड, वाटर इज लिक्विड, और सॉलिड की डेंसिटी मोर होती है, मोर डेंसिटी, और लिक्विड की डेंसिटी लेस होती है, सो इट शुड नॉट फ्लोट। यानी कि बर्फ को पानी पे तैरना नहीं चाहिए, बट हमें यह पता है कि बर्फ पानी पे तैर जाती है। आप जनरल लाइफ के एक्सपीरियंस से देखेंगे। अब वो कब हो सकता है बेटा? वो एक ही सिचुएशन में हो सकता है जब आपकी आइस की डेंसिटी लेस हो जाए इन कंपैरिजन टू वाटर। इन कंपैरिजन टू वाटर लेस हो जाए इसकी डेंसिटी, तभी ये फ्लोट कर सकता है। यानी कि सीधी सी बात है भैया, बर्फ की डेंसिटी कम हो जाए, पानी की डेंसिटी ज्यादा हो जाए, तभी आपकी आइस वाटर पे फ्लोट करेगी। नाउ द क्वेश्चन इज इट पॉसिबल कि सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से कम हो जाए? अब हमें ये समझ, और देखिए अब सीधी सी बात है, हम ये तो जानते हैं कि आइस फ्लोट्स ओवर वाटर, तो ये भी आपको मानना पड़ेगा कि आइस की डेंसिटी पानी से कम है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ इट कैन बी पॉसिबल। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि आइस सॉलिड होते हुए भी उसकी डेंसिटी नॉर्मल वाटर से हमारे या लिक्विड स्टेट में जो वाटर है उससे कम कैसे होती है। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं या देखते हैं कि भाई ये क्या सिस्टम है। देखो बेटा होता क्या है, हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, मान लीजिए मैं कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे, समथिंग लाइक दिस। ये हमारे कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं बेटा। अभी है क्या आपको पता है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरीके का एक चार्ज का पैटर्न बन जाएगा हमारे सभी वाटर मॉलिक्यूल्स का। अभी ये मान लीजिए लिक्विड स्टेट पानी, when we are going to cool down its temperature, जब हम इसको 273 केल्विन और you can say 0 डिग्री सेल्सियस पर लेके आएंगे, then what happen? They quite come close to each other, ये एक दूसरे के नजदीक आने की कोशिश। देखिए लिक्विड है, लिक्विड की एनर्जी ज्यादा होती है, पार्टिकल दूर होते हैं। जब टेम्परेचर कूल डाउन करेंगे पार्टिकल थोड़ा थोड़ा नजदीक, पर जैसे ही पार्टिकल नजदीक आते हैं तो होता क्या है बेटा जी, they start formation of hydrogen bond। ये something like this, ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग
शुरू हो जाती है। ठीक है जी, और इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी होनी शुरू हो जाती है, कुछ ऐसे। कि आप इसके साथ बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं आप, कोई नहीं। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपके पास बन के आता है। अब आपको ध्यान से क्या देखना है कि जब वाटर मॉलिक्यूल नजदीक आए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिया, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। उस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या हुआ, ये जो बीच का स्पेस आप देख रहे हैं ग्रीन बोर्ड पे, ये जो मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा डॉटेड से दिखा रहा हूं, ये देखिए ये वाला स्पेस, ठीक है जी। ये जो स्पेस है बेटा, ये एक तरीके से ड्यू टू दिस केज लाइक स्ट्रक्चर एक पिंजरा बन गया था। ये जो स्पेस है अंदर का, ये खाली रह जाता है, एम्प्टी या होलो रह जाता है। हमारी भाषा में कहे तो ये अंदर से खोखला हो जाता है, क्योंकि ड्यू टू दिस बॉन्डिंग और कोई वाटर मॉलिक्यूल यहां से यहां से यहां से या यहां से एंटर नहीं कर सकता है, ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग एफेक्ट। सो देयर इज ए एम्प्टी स्पेस इन बिटवीन, बीच की जगह खाली है। और किसी भी चीज में बेटा जी अगर अंदर से जगह खाली होती है ना, तो वो खोखली या एम्प्टी हो जाती है, होलो स्पेस क्रिएट कर लेती है। और आपको पता है अगर किसी चीज में होलो स्पेस है अंदर, तो उसकी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो दिस इज द रीजन दैट एट 273 केल्विन पानी बर्फ बनने के बावजूद भी ड्यू टू दिस केज लाइक स्ट्रक्चर which is responsible for hollow space, hence density decrease in spite of increase, बढ़ने की बजाय डेंसिटी कम हो जाती है। और इसी वजह से, क्योंकि डेंसिटी कम हो गई, क्यों कम हो गई, देखिए सीधी सी बात है, डेंसिटी होती क्या है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब अगर हम इतना एरिया कंसीडर कर रहे हैं, समझिए बेटा ये हो गया वॉल्यूम, पर बीच में इतने स्पेस में कोई और मॉलिक्यूल नहीं है, यानी कि मास इन बिटवीन मास जीरो है, तो वी कैन से मास डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम अगर आपकी फिक्स है, क्योंकि पार्टिकल नजदीक आते हैं तो क्या होता है बेटा, मास बढ़ता है, ठीक है, और वॉल्यूम घटती है। पार्टिकल की पोजीशन फिक्स है, यानी कि वॉल्यूम तो फिक्स होगी, बट अंदर से वो खाली है, तो मास उसका डिक्रीज हो गया, इट मींस डेंसिटी डिक्रीज। और इसी वजह से जो हमारी आइस है बेटा, वो वाटर के ऊपर फ्लोट्स कर जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ केज लाइक स्ट्रक्चर। और जिसके लिए कौन जिम्मेवार है, हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो if someone asks you such a question in future, why ice floats over water, your first answer will be hydrogen bonding. If someone says what happened due to hydrogen bonding, you have to say water molecules will create a cage-like structure. If someone asks what will happen with a cage-like structure, you have to say due to cage-like structure there is a hollow space between the molecules of water. That's why its mass decrease but volume remains same. So the density decrease. और आपको पता है जिसकी डेंसिटी कम होती है बेटा, वो ज्यादा डेंसिटी वाले कंपाउंड के ऊपर फ्लोट्स करता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चन एक बार नोट कीजिए, फिर इसे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो इज इट क्लियर बेटा कि व्हाई आइस फ्लोट्स ओवर वाटर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, at what temperature water show maximum density? वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कब होती है, ये हमारा क्वेश्चन। तो देखिए अब एक बार फिर से केस लाइक स्ट्रक्चर को देखते हैं और समझते हैं कि वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम किस टेम्परेचर पर होगी। कुछ ऐसा हमारा स्ट्रक्चर है, अलग अलग तरीके से आप बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको अच्छा लगे। समथिंग लाइक दिस, ये होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ऐसे ही ऊपर की तरफ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो वी कैन शो लाइक दिस, ये वो होलो स्पेस है बेटा, ये है होलो स्पेस, या और यू कैन से एम्प्टी स्पेस, अंदर से खोखला है,
जिसकी वजह से बर्फ हल्की या लाइट इन वेट होकर वाटर पे फ्लोट करती है। अब नाउ द क्वेश्चन इज एट व्हाट टेंपरेचर वाटर शो मैक्सिमम डेंसिटी। देखिए ये जो पूरी कहानी है ना बेटा, दैट विल बी एट 273 केल्विन, ये 273 केल्विन पे होती है और यू कैन से 0 डिग्री। इफ यू आर गोइंग टू राइज द टेंपरेचर, अगर हम टेंपरेचर बढ़ा रहे हैं 274, 275, 276, then 277 Kelvin. Remember this thing. At 277 Kelvin सभी हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं, मैक्सिमम सब एकदम से, कुछ नहीं बचता है, ऐसा हो जाता है सिस्टम। यानी कि all the hydrogen bonds will dissociate at 4 degree Celsius. You can also consider it as 4 degree Celsius. तो अगर ये बॉन्ड टूट जाएंगे तो आप समझिए बाहर से वाटर मॉलिक्यूल अंदर आना शुरू कर देंगे इस तरीके से, और इस एम्प्टी स्पेस को फिल कर देंगे, यानी कि यहां भी हमारे पास क्या आ जाएंगे, खूब सारे वाटर मॉलिक्यूल। क्योंकि अब इनको रोकने के लिए जो केस लाइक स्ट्रक्चर हमने बनाया था बेटा, वो क्या हो गया है, वो एक तरीके से डिकम्पोज हो गया, सो द वाटर मॉलिक्यूल्स कैन फ्लो इनसाइड। तो अगर उसी वॉल्यूम में, वॉल्यूम तो वही है, हम इसी को स्टडी करेंगे, कितने एरिया यही है बेटा, तो वॉल्यूम फिक्स है। अगर मास बढ़ जाए, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल आ गए, मास बढ़ जाएगा तो क्या होगा बेटा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। और अप टू 4 डिग्री सेल्सियस ये पाया गया है कि वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, क्योंकि 4 डिग्री तक सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं, खूब सारा वाटर मॉलिक्यूल्स उस होलो स्पेस में एंटर कर जाता है, जिससे उस पर्टिकुलर वॉल्यूम का मास बहुत बढ़ जाता है और डेंसिटी राइज टू ए मैक्सिमम लेवल। बट इफ वी आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर फर्दर, अगर हम सोचे कि सर टेम्परेचर और बढ़ा दें तो क्या होगा, क्या डेंसिटी बढ़ेगी? सो द आंसर इज नो, क्योंकि मैक्सिमम डेंसिटी अचीव हो जाती है। जब आप इससे ज्यादा टेम्परेचर करेंगे, अब क्या करेंगे बेटा, वाटर मॉलिक्यूल ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर वो नजदीक आने की बजाय दूर जाना शुरू कर देते। 4 डिग्री तक उनके ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, ये नोटिस किया गया है एक्सपेरिमेंटली। जैसे 4 डिग्री से ऊपर बढ़ेंगे, नाउ वाटर मॉलिक्यूल स्टार्ट एक्सपेंड, वो क्या करते हैं, दूर होना शुरू हो जाते हैं। और अगर कोई चीज दूर होगी तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सोचिए अगर ये दो वाटर मॉलिक्यूल दूर चले जाए, बोर्ड के कॉर्नर पे चले जाए, तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच का जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया। तो देखिए अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी अगेन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, दोबारा से डिक्रीज होना शुरू। तो 0 डिग्री पे तो पानी की डेंसिटी कम होती है, 4 डिग्री पे मैक्सिमम होती है, और उसके बाद अगर आप टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी अगेन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। क्या ये मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं? तो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कितने डिग्री पे है बेटा जी, 4 डिग्री सेल्सियस, और यू कैन से 277 केल्विन। अबव दिस डेंसिटी अगेन, इससे नीचे भी डेंसिटी कम है, इससे ऊपर भी डेंसिटी कम है, 4 डिग्री पे मैक्सिमम डेंसिटी पाई गई है। क्लियर है ये बात? एक बार नोट कीजिए इसको। सो द थर्ड क्वेश्चन इज, देखिए एक बार थर्ड क्वेश्चन को। द क्वेश्चन इज ए वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी पॉसिबल विद ए वाटर मॉलिक्यूल। एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये आपका जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। तो समझिए, देखने में आसान लग रहा है, लेकिन जब ये क्वेश्चन बना ना तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी गलतियां की, और वो गलतियां क्या थी मैं वो दिखा रहा हूं आपको। ये मैंने बना दिए वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो ये बना दिए जी हमने खूब सारे वाटर मॉलिक्यूल। अब ये रहा मेरा मेन, जो मेरा हाइड्रोजन बॉन्ड है, वाटर मॉलिक्यूल है ना, वो ये वाला है जो इन बिटवीन है बेटा। सो नाउ यू कैन सी, एक हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, दोनों हाइड्रोजन के साथ बन सकता है। अब क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि ऑक्सीजन कितने बना सकता है, उन्होंने कहा वाटर मॉलिक्यूल, तो अब ये हाइड्रोजन भी एक बॉन्ड बना सकता है इसके साथ, और एक ये बना सकता है। सो यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड ए सिंगल वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है बेटा, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 2 विद ऑक्सीजन
and 2 with hydrogens। तो ये आपको क्वेश्चन हमेशा दिमाग में रखना है कि ए सिंगल वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है जी, आसान था लेकिन पता होना चाहिए बेटा, ये वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो गलत होते हैं एग्जाम में, इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चंस पे ही बेस टॉपिक पढ़ेंगे। Now the next question is H2O is liquid but H2S is gas. Justify the reason। देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सभी की सभी एक ही फैमिली के मेंबर हैं, तो इनका जो बिहेवियर होगा वो मोटे तौर पे एक जैसा ही होना चाहिए। बट हमने जब देखा तो हमें पता चला कि भैया ये जो ऑक्सीजन है ये क्या कर सकता है, जो कि आपने काफी बार देख लिया, इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। सो दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एक एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गई, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। And due to this hydrogen bonding, particles come close to each other, and convert into liquid. But when we are looking for H2S beta, जबकि ऑक्सीजन ही फैमिली का मेंबर है, बट सल्फर के पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं है, सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है, तो जो एक एडिशनल अट्रैक्शन होना था ना दो H2S के बीच में, यहां पे कोई भी अट्रैक्शन जो होना था वो नहीं हुआ। सो H2S molecules remain apart, or you can say away from each other. और if the particles are away from each other, they exist as gas. तो you have to keep in mind H2S gas क्यों है? Due to its unavailability या due to unavailability of hydrogen bonding, or due to its character which contains sulfur in spite of oxygen, and sulfur is not responsible या is not known for the formation of hydrogen bonds। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? तो H2O is a liquid but H2S is gas। Again the answer is hydrogen bonding। देख लीजिए एक बार इसको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास? देखिए कुछ कंपाउंड्स हैं लाइक अमोनिया, फोस्फिन, NH3PH3, ASH3, SPH3 और BiH। ये कुछ कंपाउंड्स है बेटा। अगर मैं इनके कॉमन नेम्स की बात करूं तो अमोनिया, फोस्फिन, आर्सिन, स्ट्रिबाइन और बिस्मिथाइन। अमोनिया, फोस्फिन, आर्सिन, स्ट्रिबाइन एंड बिस्मिथाइन, ये कॉमन नेम्स है बेटा। बट जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ अलग है। नाउ द क्वेश्चन इज विच वन इज मोर वॉलेटाइल, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से कौन जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा बेटा? जो जल्दी इवेपोरेट होगा वो वॉलेटाइल है। अभी वॉलेटाइल क्या होते हैं वो समझिए, those which convert into vapors। into vapors at room temperature। जो रूम टेम्परेचर में वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, वी कंसीडर देम एज वॉलेटाइल। क्वेश्चन ये है कि अमोनिया, फोस्फिन, आर्सिन, स्ट्रिबाइन, बिस्मिथाइन में कौन ज्यादा वॉलेटाइल है? तो यहां आपको एक बात समझनी है बेटा, व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, आप केमिकल या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं। व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, नाइट्रोजन से बड़ा फास्फोरस, उससे बड़ा आर्सिन, उससे बड़ा स्ट्रिबाइन और उससे बड़ा बिस्मिथाइन। साइज बढ़ने से वंडरवाल फोर्सेस बढ़ती है, और वंडरवाल देखिए जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने से एक फोर्स होती है वंडरवाल फोर्स।
वो बढ़ती है। ये आप नेक्स्ट यूनिट में भी पढ़ेंगे अच्छे से। और इससे क्या होता है बेटा, पार्टिकल क्लोज टू ईच अदर आ जाते हैं, क्लोज टू ईच अदर। और अगर पार्टिकल क्लोज होंगे तो देखिए वोलेटाइल कब होगा, वेपर कब बनेंगे। देखिए पहले कोई चीज सॉलिड है, आप हीट देंगे तो वो लिक्विड बनेगा, और जब लिक्विड को हीट देंगे दे कन्वर्ट इनटू वेपर्स। तो सीधी सी बात है, वेपर्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होता है। और यू कैन से कंसीडर इट एज ए गैस। गैस एंड वेपर्स आर टू डिफरेंट थिंग्स, ये आपको समझना है, बट बाय नेचर हम उसको मान के चल रहे हैं। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं बेटा, साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने से वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, जिससे बिस्मिथाइन के पार्टिकल एक बिस्मिथाइन दूसरे बिस्मिथाइन के, यानी कि हम ऐसी बात कर रहे हैं BiH3 एंड BiH3, ये दो बिस्मिथाइन, इनके साइज बड़े होने से इनके बीच का अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और उस अट्रैक्शन का नाम होता है वंडर वाल। तो इनको इवेपोरेट करना मुश्किल है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं साइज बढ़ता है, वंडर वाल फोर्स बढ़ती है, पार्टिकल क्लोज आ जाते हैं और उनको इवेपोरेट करना मुश्किल होता है। सो यहां हमारे पास जो ट्रेंड आना चाहिए था वो ये था कि BiH3, SbH3, AsH3 बेटा, और PH3 और NH3। अब सबसे छोटा साइज किसका है, अमोनिया का। तो सबसे कम वंडरवाल किसमें होगा, अमोनिया में। तो सबसे कम क्लोज कौन होगा, अमोनिया। तो सबसे जल्दी इवेपोरेट कौन होगा, अमोनिया। तो अकॉर्डिंग टू बेसिक कंसेप्ट, अमोनिया शुड बी मोस्ट वोलेटाइल। शुड बी कहा है मैंने, मोस्ट वोलेटाइल। बट अगेन यहां जो एक तरीके से आपके पास कंसेप्ट आता है, याद कीजिए अमोनिया के पास एक एक्स्ट्रा टेंडेंसी है टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। याद आया, शुरू में मैंने बना के दिखाई थी, दो अमोनिया के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, लेकिन बाकी मॉलिक्यूल्स आर अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो सब में क्या लग रहा था, वंडरवाल। इसका साइज छोटा था बेटा, तो इसका वंडरवाल कमजोर था, तो ये जल्दी वेपर बना सकता है। लेकिन यहां एक स्पेशल केस ऐड हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, जो वंडरवाल से स्ट्रॉन्ग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू वंडरवाल। तो अमोनिया और अमोनिया के बीच में वंडरवाल के साथ एक और फोर्स आ गई बेटा, दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस वजह से अमोनिया या दो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा नजदीक आ जाते हैं और उनका इवेपोरेट होना, वेपराइज होना, वोलेटाइल नेचर शो करना मुश्किल हो जाता है। तो हमें यह उम्मीद थी कि ये लेस वोलेटाइल होगा, ये मोर वोलेटाइल होगा, ठीक है जी। बट द एक्चुअल आंसर इज क्या आया वो समझिए, NH3 देन BiH3 और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा SbH3, ठीक है जी, और फॉलोड बाय AsH3 और दैट इज PH। तो ये क्या है, ये है फोर्सेस। किसकी फोर्स सबसे ज्यादा है, अमोनिया की फोर्स सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहां पे एक स्पेशल केस कौन सा लग रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहले हमें ये उम्मीद थी कि बेटा इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका और फिर अमोनिया का, क्योंकि अमोनिया का साइज छोटा है। बट अमोनिया जंप करके सबसे आगे आ गया, क्योंकि एक एडिशनल बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब क्या होगा, अब सोचिए लिस्ट वोलेटाइल कौन होगा, अमोनिया विल बी लिस्ट वोलेटाइल। सबसे कम वोलेटाइल कौन होगा हमारे पास, अमोनिया। तो अगर मैं ये कहूं कि सबसे ज्यादा वोलेटाइल कौन होगा, तो इट विल बी मोस्ट वोलेटाइल। क्यों, क्योंकि इसका साइज छोटा है लाइक अमोनिया के बाद, और इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की भी काबिलियत नहीं। तो इफ समवन आस्क्स द टाइम व्हिच वन इज मोर वोलेटाइल, मैक्सिमम वोलेटाइल ये, फिर ये, फिर ये, फिर बिस्मिथाइल और फिर अमोनिया। If someone asks why ammonia is less volatile, you have to say due to its tendency to form hydrogen bond. इसके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की काबिलियत की वजह से इस दो अमोनिया मॉलिक्यूल नजदीक आ जाते हैं और उनको इवेपोरेट या वेपराइज करना बच्चों मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एक बार नोट कीजिए इसको।